सुस्वागतम। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चूँकि हम तैयारी कर रहे हैं जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी, तो उसके लिए आवश्यक है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हमने प्रकरण 1 और 2 को पढ़ लिया है और प्रकरण 3 हमारा शुरू हो चुका है। प्रकरण 3 जो कि है वीरगाथा काल का देश भाषा काव्य। तो प्रकरण 3 देश भाषा काव्य हो हम देख रहे हैं। तो जो शुरुआती जो परिचय है या भूमिका है वो हम देख चुके हैं और आज हम देखेंगे खुमान रासो और बीसलदेव रासो। तो चलिए बढ़ते हैं, यहीं से शुरू करेंगे। तो अगर आपको पूरा देखना है तो आप पिछली क्लास देख सकते हैं। खुमान रासो संवत 810 और 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण है, खुमान रासो संवत 810 और 1000 ईस्वी के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए थे। तो खुमान जो है 3 राजा थे, उनमें से ही कोई एक खुमान है, उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, उसी के ऊपर ये लिखा गया है। तो शुक्ल जी ऐसे बता रहे हैं, कर्नल टोन ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि कालभोज बप्पा के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है, जिसके समय में बगदाद के खलीफा अलमामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमान ने 24 युद्ध की और विक्रमी की संवत 869 ईस्वी में 869 से 893 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपति विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान के आधार पर लिखा जान पड़ता है, पर इस समय खुमान की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। यहाँ पर जो खुमान रासो है उसके अंतर्गत जो खुमान आए हैं उनका यहाँ पर बताया है कि खुमान कौन थे और किसका परिचय है। तो 3 माने जाते हैं कि 3 खुमान हुए थे, लेकिन कर्नल टोन ने इनको एक मानकर युद्धों का विस्तार से वर्णन कर दिया है। कालभोज बप्पा के समय से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। कालभोज जो बप्पा कहे जाते थे, कुमान मत्तात भरतपट्ट सिंह खुमान द्वितीय ये थे, महानायक ये खुमान तृतीय थे। कालभोज यानी कि जिनको बप्पा कहा जाता है, इनका समय विक्रम की संवत 791 से 810 तक है और तीसरे खुमान के उत्तराधिकारी भरतपट्टी ये दूसरे जो खुमान थे। समय के 2 शिलालेखों में विक्रम की संवत 999 और 1000 के मिले हैं। अतएव 190 वर्षों का औसत लगाने पर भी तीनों खुमानों का समय अनुमान इस प्रकार ठहराया जा सकता है कि कौन कौन से खुमान हुए, उनका समय क्या है। तो इन तीनों खुमानों के समय के बारे में बताया जा सकता है कि पहला खुमान जो था संवत 810 से 865 विक्रमी संवत, द्वितीय खुमान जो थे वो विक्रम की संवत 870 से 900 विक्रमी संवत, खुमान तृतीय जो थे संवत 965 से 990 के बीच थे। तो ये जो दूसरे खुमान है इन्हीं का यहाँ पर हम वर्णन देखने वाले हैं। तो इन्हीं का समय को आप याद रखिएगा, और लेकिन ये भी याद रखिएगा कि 3 खुमानों का वर्णन देखने को मिलता है। अब्बासी वंश का अलमामू विक्रमी संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा। इस समय के पूर्व खलीफाओं के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी और उधर के राजपुतानों पर मुसलमानों की चढ़ाइयां होने लगी थी। अतएव यदि किसी खुमान से अलमामू की सेना से लड़ाई हुई होती तो वह दूसरा खुमान रहा होगा। वही जो मैंने आपको समय बताया, दूसरे खुमान 870 से 900 विक्रमी संवत, और उसी के नाम पर खुमान रासो की रचना हुई होगी। पर यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है, यानी कि उसमें कितना अंश पुराना है कितना नहीं, ये नहीं पता चलता है। उसमें महाराणा प्रताप तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रमी संवत की 17वीं शताब्दी से प्राप्त हुआ होगा। शिव सिंह सरोज की कथानुसार एक अज्ञात नामा भाट ने खुमान रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा था।
जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली दलपति विजय जो है वो असली खुमान रासों के रचयिता था अथवा उसके पीछे परिशिष्ट का। यानी कि जो खुमान रासो है इसकी रचना के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया कि खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय ही है या कोई और अन्य है। तो यहाँ पर देखा जाए तो, लेकिन आपको पता है खुमान रासो के अगर रचयिता की बात पूछी जाए किसने लिखा तो दलपति विजय ही आता है, लेकिन शुक्ल जी इसमें संदेह जता रहे हैं। अब दूसरा जो ग्रंथ है वो है बीसलदेव रासो। ये नरपति नालय की है। बीसलदेव रासो नरपति नालय कवि विग्रहराज चतुर्थ इनका उपनाम है, ये भी याद रखना है। नरपति नालय का नाम क्या है? विग्रहराज चतुर्थ है। उपनाम बीसलदेव का समकालीन था, यानी कि ये जो थे ये बीसलदेव के समकालीन थे। कदाचित यह राजकवि था। इसने बीसलदेव रासो नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा। यानी कि जो बीसलदेव रासो है कितने पृष्ठों का है? 100 पृष्ठों का है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है कि बीसलदेव रासो कितने उसका है पृष्ठों का? 100 पृष्ठों का है। दूसरी बात, नरपति नालय जो है वो कवि जो है विग्रहराज चतुर्थ, जो कवि है विग्रहराज चतुर्थ उपनाम बीसलदेव का समकालीन था। जो वीर गीत के रूप में है तो बीसलदेव रासो किस प्रकार का है? तो वीर गीत के रूप में देखने को मिलता है। ग्रंथ के निर्माण काल यो दिया गया है कि इसके वीर गीत का, यानी कि जो बीसलदेव रासो है इसका समय बताया है शुक्ल जी ने कि यहाँ पर मैंने ये देखा है बीसलदेव रासो में कि 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नल रसायन आरंभ करी शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। और इसी जो रसायन से रासों की उत्पत्ति भी शुक्ल जी ने मानी है। तो यहाँ से बहुत सारे तथ्य देखने को मिलते हैं। बीसलदेव रासो नरपति नाल है, वीर गीत है, 100 पृष्ठों का है और ये निर्माण काल के संदर्भ में है। दूसरा रसायन वाला है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर 1272 का स्पष्ट अर्थ 1212 है। तो 1272 जो यहाँ पर दिया है इसका जो अर्थ है वो 1212 है। 72 शब्द बरहोत्तर द्वादशोत्तर का रूपांतरण है, अतः 1272 का अर्थ द्वादशोत्तर यानी कि 12 अर्थात 1212 होगा। गणना करने पर विक्रमी संवत 1212 में ज्येष्ठ नवमी को बुधवार ही पड़ता है। कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है। तो जो ये है बीसलदेव रासों में क्या है? वर्तमान काल का ही प्रयोग किया गया है मुख्यतः, जिससे वह बीसलदेव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव का समय भी 1220 के आसपास है। यानी कि जो विग्रहराज चतुर्थ है ना, अच्छा देखो यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है कि मतलब जो बीसलदेव रासो का नाम अन्य नाम क्या है? तो विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव रासो का है और बीसलदेव रासो के रचयिता को नरपति नाल है। तो विग्रहराज चतुर्थ ही बीसलदेव हैं, उन्हीं के ऊपर ये ग्रंथ लिखा हुआ है। उसके शिलालेख भी संवत 1210 और 1220 के प्राप्त हैं। बीसलदेव रासो के 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार यूं है। तो बीसलदेव रासो में कितने खंड है? 4 खंड है। 2000 चरणों में समाप्त हुआ है और कथा ये है 4 खंड है। 4 खंडों में कौन कौन सी कथा दी गई है वो भी देख लेते हैं। पहले खंड में है मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसलदेव का विवाह होना। पहले भाग में क्या है? पहले खंड में राजमती का बीसलदेव से विवाह होना। राजमती कौन है? भोज परमार की पुत्री है। भोज परमार कहाँ के वो है? तो ये मालवा के जो थे भोजराज थे। मालवा के भोजराज थे। भोजराज की पुत्री राजमती थी और इनका विवाह किससे हुआ था? बीसलदेव से इनका विवाह हुआ था। और बीसलदेव कहाँ के थे? तो ये सांभर के थे। दूसरे खंड में तो यहाँ पर इतनी सारी बात हमें पता चलती है। दूसरे खंड में क्या है? बीसलदेव का रानी राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना। बीसलदेव रासो क्या है? राजमती से रूठ जाते हैं, रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं, उड़ीसा से प्रस्थान करना और फिर वहां पर उड़ीसा की तरफ चले गए और वहां पर 1 वर्ष रहना। ये ही दूसरे खंड में देखने को मिलता है। तीसरे खंड में क्या देखने को मिलता है? राजमती का विरह वर्णन है और बीसलदेव का उड़ीसा से लौटना है।
चौथे खंड में क्या देखने को मिलता है? भोज का अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना तथा बीसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना, यानी कि रूठना मनाना चल रहा है। यहाँ पर विवाह हुआ, विवाह के बाद पति रूठ के चला गया, फिर वापस आया तो पत्नी को उनके पिता ले गए, फिर उनको वो लेने जाते हैं। तो यही कथा इसमें चलती है। दिए हुए संवत के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर बीसल देव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती है, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। तो यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इतना सही पूछ लिया जा सकता है कि ये कथन शुक्ल जी ने किसके संदर्भ में कहा था, या फिर ये दे सकते हैं कि बीसल देव रासो जो है घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक है। तो ये किसका कथन है? तो शुक्ल जी का। तो इस प्रकार से कथन बनते हैं। इसमें दो ही घटनाएं हैं, बीसल देव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। बीसल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था। अब इसमें जो पहली बात है बीसल देव का विवाह उनसे होना रानी राजमती से, तो ये तो कल्पना प्रसूत लगती है। शुक्ल जी कह रहे कल्पना प्रसूत लगती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कारण दे रहे हैं कि बीसल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राज भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ बीसल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। उस समय मालवा के भोज नाम का कोई राजा नहीं था। बीसल देव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है। अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो, जो धार के परमार थे उन्हीं की उपाधि भोज रही हो, और उसी आधार पर कवि ने उसका यह केवल उपाधि सूचक नाम ही दिया हो, असली नाम न दिया हो। कदाचित इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ बीसल देव का विवाह हुआ होगा। तो शुक्ल जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो राजमती से विवाह होना है वो जरूर मुझे सही नहीं ठहरता है, वो कहीं ना कहीं कल्पना प्रसूत ठहरता है, और कारण दे दिया है यहाँ पर। फिर बोल रहे कि हो सकता है कि जो भोज थे उनका उपनाम रहा हो, तो इस प्रकार से ही सारी चीजें ये यहाँ पर बता रहे हैं। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से न मिलाया गया हो। जैसे जन्मी गोरी तू जैसलमेर, गोरडी जैसलमेर की, आपू के परमार की राजपुतानों में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जुड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ, चिरज, कवि कालिदास। तो उदाहरण देके बता रहे हैं शुक्ल जी कि जरूरी नहीं है कि वो रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। जैसे पहले कहे आए हैं अजमेर के चौहान राजा बीसल देव, जिन्हीं का नाम विग्रहराज चतुर्थ, बार बार विग्रहराज चतुर्थ आ रहा है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि शुक्ल जी ने नहीं, इनका नाम बीसल देव का नाम क्या था, तो विग्रहराज चतुर्थ ये थे। ऐसा हो सकता है विग्रहराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो बीसल देव जो थे विग्रहराज चतुर्थ हैं। बड़े वीर और प्रतापी थे और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी और कई देशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रहराज नाटक, जो कि संस्कृत में है, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है और राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है। पर नाले के इस बीसल देव में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उनके शौर्य पराक्रम का ही। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठकर विदेश जाने का प्रोषित पतिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन ही है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को बीसल देव ऐसे वीर का रासो कहना थोड़ा खटकता है। शुक्ल जी बोल रहे हैं कि मैं नहीं कह सकता कि ये रासो ग्रंथ है, क्योंकि इसमें वीर रस तो कम है और श्रृंगार रस ज्यादा है। इसी कारण बोल रहे हैं शुक्ल जी, ये मुझे कहीं ना कहीं खटकता है।
पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। आगे बोल रहे हैं शुक्ल जी, भाषा की परीक्षा करके देखें तो वह साहित्यिक नहीं है, वह राजस्थानी है। तो बीसल देवरासो की भाषा कैसी है? वो साहित्यिक नहीं है। कैसी है? राजस्थानी है। उदाहरण भी दिए, जैसे सुकई छे को आया है, पाटन थी, भोज तना, खड़खड़ा, ये इत्यादि। ग्रंथ से इस बात का आभास अवश्य मिलता है कि वह यह कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूपों का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी। उस समय पर साहित्य की सामान्य भाषा क्या था? हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। पिंगल बताइए कौन कौन सी भाषा के मिलने से बनता है? अपभ्रंश में जब ब्रज मिल जाती है। बीसल देव रासों में भी बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा को मिलने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है, यानी कि जो हिंदी थी उसका देखने को मिलता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने से पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। यानी कि ये जो रचना है बीसल देव रासो, ये कहीं ना कहीं लिखी तो गाने के लिए ही थी, लेकिन क्योंकि ये लिखित रूप में थी तो पुराना ढांचा इसका भी वैसा ही बचा हुआ है। उदाहरण के लिए मैलवी यानी कि मिलाकर, जोड़कर, जैसे जोड़कर चितई, तो और ये सब उदाहरण इन्होंने दिए हैं। इसऊ, बाल हो यानी कि बाला का, इसी प्रकार नैयर है, पसाऊ, पयोहर आदि प्राकृत शब्द भी जिनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल से लेकर पीछे तक होता रहा। इसमें आए हुए कुछ फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है, जैसे महल, इनाम, नेजा, ताजनो आदि। जैसे कहा जा चुका है पुस्तक की भाषा में फेरफार आवश्यक हुआ है। अतः ये शब्द पीछे से मिले हुए भी हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहारत भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे। अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं। बीसल देव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं। महल पल्याणो ताजदीन, खुरसानी चढ़ी चाल्यो गौंड। उपयुक्त विवेचन के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। यानी कि ना तो ये पुस्तक जो है पुस्तक के रूप में, भाषा के रूप में ही मतलब विचार सही है, वो जो मतलब एक पुस्तक में जो गुण होने चाहिए उसी के रूप में, और ना ही भाषा के विचार से ही अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है। राजपुताने का इतिहास भूमिका में ये बताया है हीराचंद ओझा ने। यह नरपति नालय की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्यिक संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं। ध्यान देने की पहली बात है कि राजपुताने के एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे मोती का आखा किया, चंदन काठ को माड़वो, सोने की चोरी, मोती की माला इत्यादि। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा को जो साहित्यिक रूप था वह डिमगल कहलाया। अपभ्रंश के योग में जब अपभ्रंश और राजस्थानी मिलती है तो क्या कहलाती है? डिंगल कहलाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम केवल पिंगल भाषा के लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। दूसरी बात जो कि साहित्य के संबंध रखती है, वीर और श्रृंगार का मेल है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र ही है। संयोग और वियोग के गीत ही इसमें गाए गए हैं बीसल देव रासों में। श्रृंगार अगर देखा जाए तो वीर रस बहुत कम देखने को मिलता है, ज्यादातर श्रृंगार रस देखने को मिलता है। बीसल देव रासों के कुछ पद यहाँ पर दिए हुए हैं।
पणा पर्णा बा चलियो बीसल राय, 84 सहूलियो बोलाए, जन तणी साजती करो, जिरह रंगवली पहरजो टोप। और ये वाला देख लीजिएगा, गर्भी ने बोली हो सांभरियो राव, तो सरीखो घना और भुआल। तो क्योंकि ये अपभ्रंश मिश्रित है, तो अपभ्रंश हमारे लिए, क्योंकि जो अपभ्रंश है वो थोड़ी सी क्लिष्ट होती है संस्कृत से, जैसे विकृत रूप है ना, तो क्योंकि हम उसका उपयोग नहीं करते, तो इसलिए पढ़ना थोड़ा सा हमारे लिए, क्योंकि जीव हम उस तरीके से नहीं घुमाते हैं कि हम सरलता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम बहुत ही सरल भाषा का उपयोग करते हैं। इसी कारण जो कठिन नहीं कह सकते, जो अपभ्रंश शब्द है उनको उच्चारण के लिए क्या होता है कि समस्या होती है। तो ये मेरे साथ भी होती है, आपके साथ भी होती होगी, तो उस पर ज़्यादा नहीं ध्यान दीजिएगा। कड़वा बोलने बोलिस नारी, तुमो मेलहसी चित्त बिसारी, जीव न जीव विगोयनो, दव का दाधा कुपली मेलही, जीव का दाधा ने पागुरई, नाल्ह करही सुनी जई सब कोई, आव्या राजा मास बसंत, गढ़ माही गुड़ी उछली, जय धन मिलती अंग संभार, मान भंग हो तो बाल हो। अब अगला जो ग्रंथ है वो है चंद्रवरदाई जी का, और पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो को हम देखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। क्लास खत्म होती है, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं है। अगर क्लास अच्छी लगी हुई तो एक लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। बाकी हम अगली क्लास में मिलते हैं चंद्रवरदाई जी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।